नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। आज तारीख है 4 दिसंबर साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 6 दिसंबर की तारीख भारत के इतिहास में एक काला दिन हो सकती है। अब ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसका क्या बड़ा रीजन निकल के सामने आया, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, आपको जरूर डिटेल पता चलेगा। और साथ ही इस समय इजराइल के अंदर लगातार जो तत्व पनप रहे हैं, जिस हिसाब से वो गाजा को दहलाने के लिए, गाजा के लोगों को भगाने के लिए, गाजा को खाली कराने के लिए हेलीकॉप्टर से गोली चलाई जा रही है, इसके बारे में आपको कोई बड़ा चैनल नहीं बताएगा, लेकिन आज मैं आपको सबूतों के साथ इसके बारे में बताऊंगा। वहीं पुतिन ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है भारत आने से पहले, और इस ऐलान के बाद कहीं ना कहीं चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, चाहे यूक्रेन हो, इन सब के अंदर खलबली मच चुकी है। वहीं वेस्ट बैंक से भी कुछ बड़ी खबर निकल के सामने आई है, उनके बारे में भी आपको बताऊंगा। और साथ ही इस वीडियो में आपको यह भी पता चलेगा कि राजस्थान में एक थाने के अंदर कैसे बर्बरता हुई, उसके बाद क्या कुछ हुआ। भले ही आपको लगे कि भाई हमसे जुड़ी खबर तो नहीं है, लेकिन यकीन मानिए ये खबर आपसे सबसे ज़्यादा जुड़ी हुई है, चूंकि आप भी भारत के नागरिक हैं और इन चीज़ों से आप भी पीड़ित हो सकते हैं। यानी यकीन मानिए आज की जो खबरें हैं वो बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे दीजिएगा। और साथ ही इजराइल और फिलिस्तीन की इस जंग में आप किसके साथ खड़े हैं, इजराइल के साथ खड़े हैं या फिर फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ इस वीडियो को आप कहां से देख रहे हैं ये भी मुझे बता दीजिएगा, ताकि मैं भी जान सकूं कि अपना जो परिवार है उसमें कहां कहां के लोग जुड़े हुए हैं। तो आप कमेंट करते रहें, तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं दोस्तों। और सबसे पहली, सबसे बड़ी, सबसे अहम या फिर भारतीय मुसलमानों की खबरों से जोड़ने के लिए आपको सबसे पहली जो खबर बताऊंगा वो पश्चिम बंगाल की बताऊंगा। दरअसल पश्चिम बंगाल में इस समय जो ममता बनर्जी की सरकार है वो लगातार मुसीबतों से घिरी हुई है। ऐसा क्यों कह रहा हूं, आपको डिटेल में समझाता हूं। सबसे पहले ममता बनर्जी सरकार में एक विधायक है हुमायूं कबीर, इन्होंने बड़ा ऐलान जारी किया है कि ये 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद के नाम पे मुर्शिदाबाद में एक बाबरी मस्जिद बनाएंगे और उसकी जो नींव है वो 6 दिसंबर को ही रखेंगे। अब ये ऐलान जब इन्होंने किया तो इधर से कुछ हिंदूवादी संगठनों ने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो जो बंगाल का हिंदू है वो खामोश नहीं बैठेगा। अब हिंदूवादी संगठनों ने जब ये दावा ठोक दिया, तब इन्होंने फिर से कहा कि हम मस्जिद बना के रहेंगे, चाहे जो हो जाए, चाहे जो करना पड़े। अब दोनों ही तरफ से बवाल चल रहा है, लेकिन ताज्जुब की बात ये देखिए कि हुमायूं कबीर तृणमूल पार्टी से विधायक हैं, यानी जो सत्ता में पार्टी है उससे विधायक हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो सत्ता है, जो ममता बनर्जी की सरकार है, ममता बनर्जी से जुड़े हुए जो ऑफिशियल लोग हैं, उन्होंने एक बार भी इस बाबरी मस्जिद का ना तो समर्थन किया है ना ही विरोध किया है। यानी अकेला छोड़ दिया कि बाबू तुम अगर बना ले गए तब तो हम कह देंगे कि देखो हमने बनाया है, हमारी पार्टी के विधायक ने बनाया, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता ने बनाया, यानी हमने बनाया। और अगर तुम नहीं बना पाए तो हम खामोशी इख्तियार कर लेंगे, हम कह देंगे कि भाई हमसे तो कोई लेना देना था नहीं। लेकिन इस पूरे मामले में अगर कोई पिसेगा तो वो हिंदुस्तान का मुसलमान पिसेगा। क्यों, वो आप जानिए। दरअसल प्रॉब्लम ये नहीं है, एज ए हिंदू आपको बता रहा हूं कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि कोई मस्जिद बनाई जा रही, बिल्कुल बनाना चाहिए भाई, खुदा का घर है, मस्जिद नहीं बनेगी तो क्या बनेगा। प्रॉब्लम ये भी नहीं है कि 6 दिसंबर को बनाया जा रहा, ठीक है, कोई भी तारीख मुकर्रर हो, लेकिन जानबूझ के बाबर के नाम पे, जानबूझ के हुमायूं के नाम पे अगर कोई मस्जिद बनाई जाए, वो भी सेम उस टाइम पे जिस टाइम पे बाबरी मस्जिद को ढहाया गया था, और जानबूझ के टारगेट किया जाए, ये दिखाया जाए कि देखो हम बाबरी मस्जिद फिर से बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर नाराजगी आएगी। अब बहुत सारे मेरे मुसलमान भाई मुझसे ये सवाल पूछेंगे कि भाई बाबर के नाम से आपके अंदर नाराजगी क्यों आएगी। मेरे भाई आज आपसे ये बात कहता हूँ एज ए पत्रकार, नहीं, आपका छोटा भाई हूं, इस वजह से मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर भारत के अंदर कोई नेतन्याहू का मंदिर बनाए तो आपको अच्छा लगेगा। बहुत सिंपल सा सवाल है, कोई नेतन्याहू का मंदिर बनाए तो अच्छा लगेगा? ऑब्वियस सी बात है नहीं। जो आदमी जेनोसाइड कर चुका हो, जिस आदमी ने किसी धर्म के लोगों को टारगेट करके मारा हो, उस आदमी के नाम पे कुछ भी नहीं बनना चाहिए। मस्जिद बनना है तो मोहम्मद साहब के नाम पे बनाओ, मस्जिद बनाना है तो कलाम साहब के नाम पे बनाओ, मस्जिद बनाना है तो किसी ऐसे मुस्लिम शख्स के नाम पे बनाओ जिसने कुछ अच्छा काम किया। बहुत सारे बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, बहुत सारे जैसे बिस्मिल्लाह खान जैसे लोग हैं, उनके नाम पे बनाओ। भाई बाबर को लेके क्यों बैठे हो?
अगर भारत का हिंदू बाबर को नहीं पसंद करता तो भारत के मुसलमान से बाबर का क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं। लेकिन जानबूझ के यहाँ पे माहौल को गरमाने के लिए, सत्ता की रोटी को सेकने के लिए हुमायूं कबीर ने ऐसा जब काम किया तो तृणमूल पार्टी ने साफ तौर पे किनारा काट लिया और कहा कि भाई हमारा कोई लेना देना है नहीं। इसी बीच तृणमूल पार्टी ने एक और नया कांड किया कि वक्फ बोर्ड को भी अलाउ कर दिया और कहा कि भारत के साथ साथ अब पश्चिम बंगाल में, हालांकि दोनों एक ही हैं, भारत के अंदर ही पश्चिम बंगाल है, लेकिन ममता बनर्जी ने कहा था कि भारत के चाहे जिस राज्य में लागू हो लेकिन पश्चिम बंगाल में नहीं लागू होगा। इस वजह से मैंने कहा कि भारत के साथ साथ पश्चिम बंगाल में, तो भारत के बाकी राज्यों की तरह पश्चिम बंगाल में भी अब वक्फ कानून लागू हो गया। और जैसे ही ये बात वहाँ के लोगों को पता चली तो अब ममता बनर्जी की सरकार में उनके ही मंत्री जो शिक्षा मंत्री हैं और साथ ही जामिया उलेमा हिंद जिनका नाम सिद्दुकुल्ला चौधरी है, इन्होंने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अब पश्चिम बंगाल का मुसलमान खामोश नहीं बैठेगा, वो आवाज़ उठाएगा। यानी एक चीज़ आप देखिए, नेताओं की भाषा, नेताओं की बोलियां आप जरा समझें। भाई आप मंत्री हो, आप खुद आवाज़ उठाओ। भारत का मुसलमान आवाज़ उठा के क्या कर लेगा? बिल पास होना है संसद में, बिल पास होना है पार्लियामेंट में, बिल पास होना है राज्यसभा में, बिल पास होना है विधानसभा में, वहाँ आप लोग खामोशी इख्तियार कर लेते हो, वहाँ आप लोग कुछ बोलते नहीं हो, वहाँ आपकी पार्टी सपोर्ट भी कर रही है। अब आप नया सगुफा छोड़ रहे हो कि भारत का मुसलमान खामोश नहीं बैठेगा, तो फिर भारत का मुसलमान क्या करेगा? ये सवाल मैं सबसे पूछता हूँ। जो लोग मुझसे कहते हैं बढ़ाने के लिए, बरगलाने के लिए कि भारत का हिंदू शांत नहीं बैठेगा, क्या करेगा? सरकार मोदी जी की है, करे मोदी जी। यहाँ पे ममता बनर्जी की सरकार है, सरकार करेगी कि भारत का मुसलमान क्या करेगा? आप लॉजिकल सोचिए। आप हाथों में डंडा लेके सड़क पे निकल जाएं और आपके ऊपर एक मुकदमा लग जाता है, आपकी जिंदगी तबाह हो जाती है। और ऐसे लोग आपको डराते हैं, धमकाते हैं, धर्म के नाम पर बताते हैं कि भाई मुसलमान खतरे में, हिंदू खतरे में है। और यही चीज आप देखिएगा देश को बांट के तोड़ देगी। खैर, आज आपको लगेगा कि प्रखर राजपूत गलत दिशा में बात कर रहा है, लेकिन ध्यान से जब आप सोचेंगे तब आपको समझ में आएगा कि भाई कुछ करने के लिए हमने नेताओं को चुना है। नेता करें, आम जनता क्या कर सकती है? बहुत करेगी, धरना देगी, नारे लगाएगी, लाठीचार्ज होगा, लाठियां खाएगी, चली जाएगी। इससे ज्यादा और क्या कर सकती है बताइए आप? खैर, तो ये बड़ी अपडेट थी, मुझे लगा आपसे शेयर करना चाहिए। अब चलते हैं मिडिल ईस्ट की खबरों की तरफ। दोस्तों, सबसे बड़ी खबर ये भी आ रही है कि पुतिन साहब भारत के दौरे पे आ रहे हैं और इस भारत के दौरे पे आने से पहले पुतिन साहब ने दो बड़ा ऐलान किया है, दो बड़े अहम, बहुत महत्वपूर्ण ऐलान किए हैं। इनमें से सबसे पहला ऐलान ये है कि अगर यूरोप जंग चाहता है तो हम पीछे नहीं हटेंगे। अभी कल ही पुतिन साहब ने कहा था कि देखिए भाई यूरोप वालों, हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, हमारी आपसे कोई रंजिश वंजिश है नहीं, आप प्यार से हमसे रहो, हम आपको नहीं कुछ बोलेंगे, ना ही आप हमें कुछ बोलो। रही बात यूक्रेन की, तो हमें डोमाकस चाहिए, वो हमें मिल जाने दो, बाकी हम खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। लेकिन इसी बीच यूरोप की तरफ से धमकी देते हुए कहा गया कि अगर पुतिन सीज फायर नहीं करते हैं तो ज़्यादा सेंसन्स देखने को मिलेंगे। अब लगातार आप पुतिन जैसे शख्स को, रशिया जैसे देश को धमकी दोगे तो रिस्पांस तो आना है। तो पुतिन ने साफ तौर पे कहा कि हम जंग नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर यूरोप हमारे ऊपर जंग चाहता है तो हम आमने सामने की लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। एक तरफ रशिया अकेला है, दूसरी तरफ अमेरिका, यूरोप सब साथ में आ जाए, औकात पता चल जाएगी 10 मिनट के अंदर। ये साफ शब्द कहा और उसके बाद एक बड़ा ऐलान किया गया है कि अब भारत और रशिया एक दूसरे के आर्मी बेसिस का इस्तेमाल बिना किसी पूछताछ के कर सकते हैं। यानी अब अगर भारत को रशिया के एयरबेस का इस्तेमाल करना हो तो रशिया से पूछना जरूरी नहीं है। अंडरस्टूड चीज है कि भारत की आर्मी वहां पे जाके खड़ी हो जाएगी, रशिया की आर्मी से कहेगी भैया अब थोड़ा पीछे हटो, हमें यहां कुछ काम है। यानी अब रशिया और अमेरिका के बीच भारत ने अगर सच में रशिया का दामन थामा है तो आप समझ के देखिए कि कितना फायदा है भारत को। रशिया ने न जाने कहां कहां अपने एयरबेस बना रखे हैं और अगर भारत उनको खुल के इस्तेमाल करता है तो चाइना भी कंट्रोल में है, पाकिस्तान भी कंट्रोल में है, बांग्लादेश भी कंट्रोल में, और अमेरिका जो पूरी दुनिया में पैसे लगा के सबको दहलाता है, गाजा में मुसलमानों को मरवाता है, मजलूमों को, सूडान में सोने के लिए बच्चों को मरवा रहा, वो अमेरिका भी हैसियत में रहेगा। क्योंकि रशिया के साथ ये समझौता अगर हो जाता है तो भले ही रशिया हमारे 2-4 एयरबेस का इस्तेमाल करता हो, लॉजिकल बात यह है कि भारत के विदेशों में एयरबेस हैं ही कितने, भारत के पास उतनी ताकत नहीं है। सुनने और कहने में बात आपको भले ही कड़वी लगे जितनी ताकत रशिया के पास है, तो ताकतवर से दोस्ती हमेशा से ही आपके लिए फायदेमंद रहेगी, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। खैर, इधर ये तमाम चीज़ें दोस्तों चल ही रही हैं। इधर बड़ी अपडेट निकल के सामने आई गाजा के हवाले से। दरअसल
आईडीएफ ने आज एक वीडियो रिलीज़ किया। आईडीएफ यानी इजराइल की जो डिफेंस फोर्स है, यानी इजराइल की जो आर्मी, उसने एक वीडियो रिलीज़ किया और कहा कि येलो लाइन के पास, जो येलो लाइन बनाई गई है, उस येलो लाइन के पास आज ड्रोन कैमरे द्वारा रॉकेट लॉन्चर देखे गए। बाकायदा आप पहले वीडियो देख लें, फिर इसके बारे में डिटेल बताता हूँ। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि ये वीडियो कहीं का तो है, कंफर्म नहीं भाई, वीडियो से हम लोकेशन तो नहीं निकाल सकते, लेकिन इस वीडियो में दावा किया जा रहा है कि ये येलो लाइन के आसपास है, गाजा के अंदर का है और यहाँ पे हमास रॉकेट लॉन्चर स्टेबलिश कर रहा है। हालांकि हमास ने इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, लेकिन अब 2-4 वीडियो हमास ने भी रिलीज किया, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। पहला वीडियो आप देखिए जेनिन का है। जेनिन के पास हेलीकॉप्टर से कैसे गोली चलाई गई है, पहले आप उसका वीडियो देख लें। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि जेनिन के पास गोली चलाते हुए हेलीकॉप्टर से, हालांकि आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि पहले धुआं दिखा होगा, फिर गोलियों की आवाज़। तो जब वीडियो दूर से शूट होती है तो पहले हम तस्वीरें देखते हैं, आवाज़ के आने में चंद सेकंड का वक्त लग जाता है। जैसे पहले बिजली चमकती है, फिर उसकी आवाज़ आती है। तो सेम चीज़, पहले आपने धुआं देखा जो कि गोलियों का था, उसके बाद जो आवाज़ आई वो गोलियों की तड़तड़ाहट थी और ये हेलीकॉप्टर से जमीन की तरफ डायरेक्ट पॉइंट आउट करके गोली मारी गई। चाहे जिसको गोली लग जाए, कुछ भी कहा नहीं जा सकता, चाहे जिसको गोली लग जाए। और जो लोग ब्लेम करते हैं कि रेजिस्टेंस जो ग्रुप हैं वो जंग को एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो आज रिपोर्ट फिर भी आपके सामने रखूंगा कि PIJ यानी फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद ने दावा किया है कि एक आदमी की बॉडी और मिल गई है और शायद ये बचे हुए आखिरी शख्स की बॉडी है और इस बॉडी को वो शाम के 5 बजे वहाँ के टाइम के हिसाब से हैंड ओवर करेंगे। यानी अगर PIJ हो गया या फिर जो भी अलग अलग रेजिस्टेंस ग्रुप हैं उनको जंग खींचनी होती तो ऐसी चीज़ें क्यों करते? वो लाशों को जला देते। वो कहते कि भाई लाशें मिल ही नहीं रही, और जब लाशें नहीं मिल रही तो फिर इजराइल लड़ाई लड़ता रहता। लेकिन ये लोग चाहते हैं कि जंग बंदी हो जाए। कोई नहीं चाहता कि उनके घर के बच्चे मारे जाए, कोई नहीं चाहता कि पूरी पूरी ज़िंदगी एक टनल में, एक सुरंग में अपनी ज़िंदगी गुजार दें। हर आदमी चाहता है कि 4 पैसे कम हो लेकिन खुली हवा में, आबो हवा में हम सांस लें। लेकिन जानबूझ के आसमान से गोली चलाना, जानबूझ के सेटलर्स द्वारा हमला करना, उसके बाद राफा क्रॉसिंग खोल के कहना कि जिसको भागना हो इजिप्ट में भाग जाए। आपको याद होगा कल भी मैंने आपको बताया था कि इजराइल ने राफा क्रॉसिंग खोलने की बात की और कहा कि अगर किसी फिलिस्तीनियों को यहाँ से भागना हो तो यहाँ से भाग जाए, अदरवाइज जो सिचुएशन है वो बद से बदतर हो जाएगी। वहीं आज बड़ी अपडेट फिर से निकल के सामने आई कि सीरिया के ऊपर भी ड्रोन्स देखे गए हैं। सीरिया के ऊपर भी ड्रोन्स देखे गए हैं। साथ ही आज और भी गाजा के अलग अलग हिस्सों में भी ड्रोन इजराइल के गए हैं। अब ये ड्रोन क्यों गए, क्या वजह है, बताने की आवश्यकता नहीं है, हम सभी जानते हैं कि क्या होता है। खैर, इधर ये तमाम चीज़ें चल ही रही दोस्तों। इधर बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है कि इजराइल भारत के साथ एक ऐसा ऐतिहासिक टाई अप करने जा रहा है जिसके बाद भारत की ताकत भी बढ़ेगी लेकिन इजराइल भी मजबूत होगा। इस बार एक ऐसी ऑटोमेटिक राइफल बनाई जा रही है इजराइल द्वारा और ये मेड इन इंडिया होगी। यानी इजराइल के लोग आएंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे और बाकायदा भारत के अंदर बनाई जाएगी। दरअसल इजराइल की जो इजराइल वेपन इंडस्ट्री है IWI, उसके द्वारा ये ऐलान किया गया है कि बाकायदा ये राइफल मेड इन इंडिया होगी, बनाई जाएगी और ये इतनी ऑटोमेटिक AI फीचर से लैस होगी, इसमें 150 से 200 रुपये की गोली लगेगी, ड्रोन को मार के गिरा देगी। यानी जिस ड्रोन को गिराने के लिए अब तक लाखों रुपए का इंटरसेप्टर लॉन्च किया जाता था, मिसाइलें लॉन्च की जाती थी, अब महज एक गोली उस ड्रोन को मार के गिरा देगी। आज आपको मेरी बातों से लग रहा होगा कि प्रखर राजपूत इजराइल की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन आज आपको कुछ चीज़ें मैं खुल के बताना भी चाहता हूं दोस्तों। इजराइल में लाख बुराई हो, इजराइल में लाख कमियां हो, लेकिन उन नमक हराम अरबों से 1000 गुना बेहतर है। अरब के पास इतना पैसा है कि सोने के पहाड़ है, सोने के पहाड़ है, लेकिन ताजु की बात यह है कि अरबों के अंदर सुई बनाने की भी काबिलियत नहीं है, क्योंकि ये कभी भी
अपने उस नशे से ऊपर आ ही नहीं पाए। आपको याद होगा, मैं ज़्यादा कुरान के बारे में नहीं जानता, ज़्यादा इस्लाम के बारे में भी नहीं जानता, लेकिन जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने सुना है कि मोहम्मद साहब ने जब कहा कि अब से शराब हराम है, और उसके बाद शराब के मटके और घड़े जब तोड़े गए थे मक्का के अंदर और अरबों के अंदर, तो नहरें बह गई थी शराबों से, इतनी शराब रखी हुई थी सऊदी में। ये बात आपने सुनी है। आज जब मोहम्मद साहब ने उस टाइम कहा था कि शराब हराम है, उस टाइम पे सेम चीज थी कि ये लोग नशे में चूर थे। तब शराब के नशे में चूर थे, आज ये दौलत के नशे में चूर है। इजराइल की आप खासियत देखिए कि उसको जंग लड़ना है तो उसने पहले लेजर बीम बनाया कि भाई हम कम पैसे में कितना नुकसान पहुंचा सके, और अब ऑटोमेटिक राइफल बनाई जा रही है। ऑटोमेटिक राइफल बनाई जा रही ताकि कम पैसे में गोली मार के दुश्मन अगर कोई मिसाइल या ड्रोन भेजे हमारे ऊपर तो हम उसको इंटरसेप्ट कर लें। अरब क्या कर रहे हैं? खा रहे हैं, सो रहे हैं, लौंडी का नाच देख रहे हैं। पहले होता था बड़ा पर्दा होता, अब तो आप रील्स देखें, अरबों की ऐसी ऐसी रील्स आती हैं कि भाई वेस्टर्न कल्चर वाले शर्मा जाए, और उसके बाद फिर ये क्लेम करते हैं कि ऊपर वाला हमारे साथ नहीं खड़ा, ऊपर वाला यहूदियों की मदद करता है, ऐसे शहूर हैं तो ऊपर वाला तुम्हारे साथ खड़ा होगा। लानत है तुम पे। खैर, इधर ये तमाम चीज़ें दोस्तों चल ही रही हैं। इधर एक अजीबो गरीब रिपोर्ट निकल के सामने आई, और ये रिपोर्ट EOS की एक रिसर्च से निकल के सामने आई है। दरअसल गाज़ा के अंदर खेती और पेड़ पौधे लगाने के लिए जितनी ज़मीन है, उतनी ज़मीन में से 98% ज़मीन को इजराइल ने तबाह बर्बाद नेज़ नाबूद कर दिया है। यानी 28% के करीब ज़मीन ऐसी है जो तबाह है, बर्बाद है। अब वहाँ पे ना खेती हो सकती, ना कुछ हो सकता। आप सोचिए, आपके पास 100 बीघे खेत हो किसी गांव में, और उसमें से 98 बीघे खेत तबाह हो जाए, तो 2 बीघे खेत में पूरा गांव खा पाएगा? और अगर नहीं खा पाएगा तो आप बस गाज़ा के लोगों के दर्द की कल्पना कीजिए। सेम दर्द गाज़ा के लोगों को है। कितनी ज़मीन थी लेकिन सब इजराइल ने तबाह और बर्बाद कर दी। खैर, क्या कहा जाए। आज अरबों की गलती आप देखिए जरा। अगर अरब सच में कुछ बनाने लायक होते तो इजराइल इतना अपने मन की नहीं कर पाता। इजराइल अपने हथियार खुद बनाता है, सऊदी अरब अमेरिका से मांग के लाता है। यही तो हकीकत है, और इस हकीकत से आप कितना भी मुंह फेर लें, इस हकीकत से आप मुंह फेर नहीं पाएंगे, आप चाहे जो कर लें दोस्तों। खैर, आज 2 बड़ी अपडेट आपको बताऊंगा, चूंकि अभी एक स्क्रीन पे मैं देख रहा हूं, लेकिन इसके बारे में अभी तक रिसर्च नहीं किया हूं तो नहीं बता सकता। दरअसल आज रेजिस्टेंस ग्रुप और IDF के बीच बड़ी गोलीबारी और बड़ी लड़ाई के कुछ सबूत निकल के सामने आ रहे हैं। हालांकि ये कहाँ हुए हैं, क्या अपडेट है, इसके बारे में अभी आपको डिटेल में नहीं बता सकता। हालांकि एडिटर से बोलूँगा 1-2 स्क्रीनशॉट आपको लगा के दिखा दे, लेकिन यकीन मानिए इसके बारे में डिटेल में एनालिसिस करके आपको 2-3 घंटे में बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, चूंकि रिपोर्ट्स ये भी दावा कर रहे हैं, जो अभी मैं देख पा रहा हूँ स्क्रीन पर, कि कम से कम कई इजरायली सैनिकों के हताहत होने के, घायल होने की भी अपडेट आ सकती है। वहीं पुतिन भारत के दौरे पे आने वाले हैं, तो इस दौरे पे भारत को क्या सौगात मिलेगी, रशिया का कितना फायदा होगा, क्या नहीं होगा, इसके बारे में भी आपको डिटेल पता चलेगा। यानी यकीन मानिए रात की जो खबर है वो बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप जरूर देखिएगा, और साथ ही आप इस चैनल को सपोर्ट करें। चूँकि जब मैंने पत्रकारिता शुरू की तब मैंने कसम खाई है कि मैं किसी का पक्ष नहीं लूँगा। जो बात शुरू के 7 मिनट में मैं बोला, वो बात कोई माइकलाल नहीं बोल सकता ये सोच के कि भाई भारत के मुसलमान तो मुझे नहीं देखेंगे। लेकिन मुझे पता है कि भारत में 80% से ज़्यादा मुसलमान आज ईमान वाले हैं, वो सच्चाई सुनना और देखना पसंद करते हैं। तो अगर आप उनमें से एक हैं तो सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ईमान वालों तक भेज दें। बाकी दोगले भड़वे हर जाति हर धर्म में, उनसे आप दूर रहें। तो फिलहाल ये थी पूरी अपडेट। बाकी इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे सकते हैं। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी अपडेट के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद, ऊपर वाला हिफाजत करे।